अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है रिसेशन और डिप्रेशन। इन दोनों को कंपेयर करेंगे अभी के करंट सिनेरियो से कि 2020 में रिसेशन है या डिप्रेशन है, और इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड वाइड इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईएमएफ के अकॉर्डिंग, आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इनके अकॉर्डिंग लॉकडाउन की वजह से वर्ल्ड वाइड इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी एक रिसेशन में चली गई है, जिसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रिसेशन 2020। अब ये जो रिसेशन अगर देखा जाए तो ये 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा ख़तरनाक है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इतना ख़तरनाक है कि पिछले 100 सालों को अगर देखा जाए तो उसमें फ़र्स्ट टाइम ऐसा रिसेशन आया है आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन 1930। अब ग्रेट डिप्रेशन और रिसेशन, इन दोनों का फ़र्क मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। आईएमएफ के डायरेक्टर जो कि फ़ीमेल हैं, उनका कहना है कि कोरोना ने कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड वाइड इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ा है और जितने लोग हैं तकरीबन 2 मिलियन अबव पीपल जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, और इससे स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे काफ़ी, स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सब को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इकॉनमी स्लो डाउन क्या होता है, इकॉनमी रिसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। अगर इकॉनमी स्लो डाउन को चेक किया जाए तो जीडीपी का डिक्रीज़ होना, डे बाय डे जीडीपी का डिक्रीज़ होना इकॉनमी स्लो डाउन है, लेकिन याद रखा जाए इसमें जो जीडीपी है नेगेटिव में नहीं जाती। अब रिसेशन को देखा जाए तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब कि इसमें आपका जो जीडीपी होती है, ग्रोथ रेट जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, और 2+ क्वार्टर तक वो रहता है। और डिप्रेशन को देखा जाए तो ये रिसेशन से ज़्यादा बुरा होता है, और लॉन्ग रन जो रिसेशन होता है, अगर ये लॉन्ग रन चलेगा रिसेशन तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और इसमें जो जीडीपी है वो भी माइनस में होती है, और इतनी डिक्रीज़ होती है कि -10 to 15 पहुंच जाती है 3 साल के अंदर, जबकि यहाँ पे भी टू ईयर्स तक तकरीबन हो सकता है कि रहे। अब ये जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन को देखा जाए तो इसमें जो जीडीपी थी वो -15 थी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों 1929 को ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। उसमें जीडीपी -15 थी और वो ऑलमोस्ट 10 ईयर तक चली थी, 10 ईयर तक वो ग्रेट डिप्रेशन रहा था। और यहाँ पे भी मैंने यही बात आपको क्लियर की। और रिसेशन में क्या है, सिर्फ नेगेटिव ग्रोथ रेट, -1, -2, -5 तक भी हो सकता है। अब देखा जाए तो जो ग्रेट रिसेशन आया था 2008 का, जिसको ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस का कह सकते हैं हम लोग, इसमें जो जीडीपी थी वो -1% से डिक्रीज़ हुई थी। जबकि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, याद रखिएगा ये रिसेशन है, ग्रेट रिसेशन, और ये ग्रेट डिप्रेशन है, इस पे जो जीडीपी थी -15% से डिक्रीज़ हुई थी। अब वहाँ पे -1 और यहाँ पे -15, इन दोनों रिसेशन और डिप्रेशन को अभी के करंट टाइम पीरियड से देखा जाए तो अभी का जो टाइम पीरियड है वो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक है अभी का टाइम पीरियड। क्यों? फ्रांस की जीडीपी को अगर देखा जाए तो वो -6% है अभी, और जर्मनी की जीडीपी को देखा जाए तो वो -10% है। अब जो 2008 का ग्रेट रिसेशन था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको कह सकते हैं, वो पूरी तरह लॉकडाउन नहीं था। उसमें समहाउ जो वर्कर्स थे वो अपना काम कर रहे थे। पर अभी का टाइम पीरियड देखा जाए तो अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई भी हमारी इकॉनमी बिल्कुल भी रनिंग में नहीं है। उस टाइम जो इकॉनमी थी वो समहाउ रनिंग में थी। अभी हमारी इकॉनमी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में, समहाउ इसको ओवरकम करने के लिए कोशिश की गई और एक स्टेप निकाला गया वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के काम करने का। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि देखा जाए हमारे बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर। आईपीएल घर में नहीं खेला जा सकता, जो कि अभी कैंसिल हो गया। स्टेडियम के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं जो स्टेडियम को देखभाल करते हैं, वो अभी नहीं जा सकते।
तो उनके लिए वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। जापान का ओलंपिक्स देखा जाए तो वो कैंसिल हो गया है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री देखी जाए तो सारी एयरलाइंस मुकम्मल तौर पे बंद हैं। होटल इंडस्ट्री देखी जाए तो उनको आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है। एयरलाइन से जुड़े हुए कितना स्टाफ है वो सारा बंद है। फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो सिनेमाज वगैरह मुकम्मल तौर पे बंद हैं। अगर यूट्यूबर्स को देखा जाए तो प्रैंकस्टर्स भी सारे बंद हैं। तो इन चीज़ों से अगर देखा जाए तो इकॉनमी जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई है। और अभी जो कंपनीज इफ़ेक्ट हुई हैं वो क्या करेंगी? व्हाट कंपनीज विल डू? दे विल ट्राई टू सेव मनी। अब वो अपने पैसे सेव करेंगी, और पैसे सेव करने का उनके पास क्या तरीका है? या तो वो अपने एम्प्लॉयर्स की जो सैलरीज हैं उनको कट करेंगी, या उनको ले ऑफ कर देंगी, जॉब से टेम्परेरी निकाल देंगी, या उनको परमानेंट निकाल देंगी। और ऐसा देखने को मिल रहा भी है। अगर मैरियट के सीनियर एग्जीक्यूटिव सैलरीज की देखी जाए तो उनकी सैलरीज 10% लेस कर दी गई हैं। 10,000 वर्कर को टेम्परेरी वहाँ से निकाल दिया गया है। ILO की जो प्रेडिक्शन है उसमें कहा गया है कि 38% ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड रिस्क ऑफ ले ऑफ। ये मैंने इसका ग्राफ भी पुट कर दिया है, आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि 38% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब से निकलेंगे वर्ल्ड वाइड। फिर 1 बिलियन प्लस लोगों की जो सैलरीज हैं उनको कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, हाफ देनी पड़ेंगी, या ले ऑफ करना पड़ेगा। और 2.7 बिलियन से ज़्यादा के लोग जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनको ले ऑफ करना पड़ेगा। मतलब कि या तो उनको परमानेंट निकाल दिया जाएगा या उनको टेम्पोरेरी निकाल दिया जाएगा। अब इसमें उनको तो निकालने की बात होगी, अब आपकी बात आती है कि आपको क्या करना है। मतलब क्या आप, जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड वाइड हर किसी को अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी है तो आपको भी जॉब से निकाल सकते हैं। तो आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं। वो दो ऑप्शंस ये हैं, या तो आप घर बैठ के नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम ज़ाया करें, कोई भी मूवी देखें, और कोई भी ऐसी अजीबोगरीब एक्टिविटी आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है, आप अपने टाइम को पॉजिटिव यूज़ करें। कोई भी नई स्किल सीखें, यूट्यूब पे आप कोई नया लेक्चर सीख लें, कोई नई लैंग्वेज सीख लें, और कुछ भी नहीं तो मेरे करंट अफेयर के लेक्चर्स ही सीख लें। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो करंट अफेयर से मिल जाए कि क्या कुछ अभी दुनिया में चल रहा है। अब जहाँ पे इतनी जो हमारी इंडस्ट्रीज़, इतने सेक्टर नीचे गए हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी बूस्ट अप भी हुई हैं, कुछ सेक्टर्स हमारे उठे भी हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी का सेक्टर, जूम ऐप को देखा जाए, स्काइप को देखा जाए, और बाकी भी जितने वीडियोस ऐप हैं, या गेमिंग सेक्टर को देखा जाए, गेमिंग जो लोग करते हैं, फिर नेटफ्लिक्स को देखा जाए, तो इनका जो ट्रेंड है ये इस तरफ ज़्यादा लोग आए, क्योंकि ऑफिस तो जाना नहीं था। और जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस तो बंद थे, उनकी जितनी भी एजुकेशन थी वो जूम ऐप या किसी भी वीडियो ऐप पे हो रही थी। और जो एल्डर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो नेटफ्लिक्स और गेमिंग और टीवी इन्हीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अब इससे फ्यूचर में क्या होगा देखा जाए तो इस रिसेशन के बाद बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड। न्यू इनोवेशंस आएंगी जब ये सारा कुछ कंट्रोल होगा, नए मेथड्स आएंगे। और उम्मीद की जा सकती है, चांसेस इसके भी हैं कि वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है इसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। हर कंपनी यही सोचेगी कि हम अपने एम्प्लॉय को ऑफिस ही क्यों बुलाएं, क्योंकि रेंट भी देना पड़ता है। वो कहेंगे रेंट की भी बचत है, ट्रांसपोर्टेशन की भी बचत है, टाइम की भी सेविंग है, और भी बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी नई चीज़ें भी इनोवेट की जा सकती हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये रिसेशन कब ख़त्म होगा, व्हेन रिसेशन विल एंड। और क्या रिसेशन ख़त्म होने के बाद इकॉनमी जो है वो ठीक हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल इकॉनमी ठीक हो पाएगी, क्योंकि ये जो रिसेशन है ये वॉलेंट्री है। ये जो लॉकडाउन की वजह से रिसेशन है, और लोगों ने, गवर्नमेंट ने, ये वॉलेंट्री रिसेशन इसको कहा गया है, क्योंकि लोगों ने इसको खुद अपने आप को आइसोलेट किया है। गवर्नमेंट के कहने पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर ऐसा नहीं हुआ, ये चूज़ बाय द पीपल है। तो सिचुएशन नॉर्मल होगी। और जितनी दफ़ा भी देखा जाए, जब भी रिसेशन, अगर रिसेशन के बाद की अगर इकॉनमी को देख तो आफ्टर रिसेशन हमेशा इकॉनमी जो होती है वो बाउंस बैक करती है, इकॉनमी बूस्ट पकड़ती है। तो ये तो फिर भी वॉलेंट्री रिसेशन है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी इकॉनमी रिकवर करेगी, न्यू पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी।
ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।